तो चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, एक सारणी अपन ने पढ़ी थी। उस सारणी में हमने क्या देखा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में अपन ने जाना था। इनके अंतर अपन ने सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे कोलाइड विलयन के बारे में। तो दूसरा प्रकार था हमारा विलयन से संबंधित, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं थोड़ी। आइए चलिए, कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। कोलाइड विलयन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए। तो विलयन के बारे में अपन ने जाना था कि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं। विलायक उसे कहते हैं जो घोलता है, और विलेय उसे कहते हैं जो घुलता है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नमक को पानी में घोला तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, नमक की मात्रा कम होगी। तो जो घोल रहा है वो कौन है, पानी, अर्थात वो है विलायक। ठीक है, घोलने वाला या विलायक उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर पानी क्या है, विलायक है, और घुलने वाला क्या है, नमक। तो नमक को हम क्या कह सकते हैं, विलेय कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कोलाइड विलयन के बारे में कि इसमें विलेय और विलायक में क्या परिवर्तन होता है, किस नाम से अलग अलग प्रकार के विलयनों को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। इस सारणी में ऊपर फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब कुछ नहीं है, विलेय की प्रावस्था है। विलेय किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, वो है। सेकंड कॉलम में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो परिक्षेपण माध्यम का प्रकार और विलायक। तो परिक्षेपण माध्यम कैसा है, मतलब विलायक कैसा है, उसके बारे में उसके अवस्था यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल जाएगा। ये उदाहरण है इसके सारे, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले नंबर पे देखिए द्रव। तो ये द्रव, विलेय अगर द्रव अवस्था में है और विलायक भी जो है वो गैस अवस्था में है। ठीक है, ये तो द्रव अवस्था में है और विलायक जो है गैस अवस्था में है। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। ठीक है, इसे एरोसोल के नाम से जाना जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, धुएं, धुंध व बादल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो पहले नंबर पर अगर आपको विलेय जो है वो द्रव अवस्था में हो, विलायक जो है गैस अवस्था में हो, और तो इस अवस्था में इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, एरोसोल नाम से जाना जाएगा। उसका जो उदाहरण है धुंध और बादल। धुंध आपने देखी होगी, धुंध जो होती है बारीक बारीक जो जल की बूंदें हैं, वो जल की बूंदें वायु में मिक्स होती है, गैसों में वायु क्या है, गैस है, और जल की बूंदें क्या है, द्रव है। तो इस प्रकार से प्राप्त विलयन को क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है, इस प्रकार के विलयन को। और उसके उदाहरण आप देख सकते हो, धुंध और बादल। बादल भी इसी प्रकार के होते हैं, गैस में वायु की बूंदें तैरती रहती है, तो उसे बादल कहते हैं। सेकंड है अपना ठोस। ठोस दूसरे नंबर पे, और ठोस को अगर गैस में मिलाया जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा उससे भी क्या कहेंगे, उसको भी एरोसोल ही कहेंगे। तो धुआं जो है इसका अच्छा उदाहरण है। तो धुएं में क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं जो कि वायु में मिक्स होते हैं, तो इसे एरोसोल में रखा जा सकता है। थर्ड नंबर पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गैस। गैस जो है उसको द्रव में मिक्स करना है, तो जो प्राप्त होगा उसको क्या होगा, फोम या झाग प्राप्त होगा। तो जितने भी प्रकार के झाग आपको दिखाई देते हैं जो साबुन से बनते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो झाग में क्या होता है, एक तो हवा होती है, वायु होती है, और दूसरे क्या होते हैं, द्रव होता है। तो गैस और ये द्रव, इससे क्या बना, फोम बना। शेविंग क्रीम इसका अच्छा उदाहरण है। तो शेविंग क्रीम इसके अंतर्गत आता है, फोम के अंतर्गत, क्योंकि उसमें फोम बनता है, झाग बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
चौथे नंबर पर क्या दे रखा है, द्रव में द्रव मिलाएंगे अपन। द्रव में द्रव मिलाने पर क्या बनता है, इमल्शन बनता है। इसका उदाहरण क्या है, दूध, चेहरा की क्रीम, चेहरे पे लगाने वाली जो क्रीम होती है, दरवाजे का पेंट जो होता है, वो इसके उदाहरण है। तो द्रव में द्रव मिक्स करने पर इमल्शन बनता है और इमल्शन के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ठोस। ठोस में अपन क्या मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे। तो ठोस में अपन को क्या मिलाना है, द्रव मिलाना है। ठीक है, तो ठोस में द्रव को मिलाने पर क्या होगा, सोल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोल प्राप्त होगा। ठीक है, और सोल क्या है, बालू या गोबर। ठीक है, ठोस में द्रव, तो ठोस में द्रव मिलाने पर सोल प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है बालू या गोबर। बालू रेत जो है, बालू रेत आपने देखी है, तो उसमें नमी भी होती है। ठीक है, तो नमी तो क्या है, द्रव अवस्था में है, और रेत के टुकड़े के कण क्या है, ठोस अवस्था में है। तो इस प्रकार से सोल जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। और वायु और बालू और गोबर इसके उदाहरण है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, गैस है। गैस में हमें क्या मिलाना है, ठोस मिलाने हैं। ठीक है, तो गैस में ठोस मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फोम प्राप्त होगा। फोम को झाग भी कह सकते हैं, झाग, रबर और स्पंज इसके उदाहरण हैं। द्रव की बात करें तो द्रव को कायम 7 नंबर पर देखिए, द्रव को कायम मिक्स करना है अपन को ठोस में। ठीक है, तो द्रव को जब ठोस में मिक्स करेंगे तो जेल प्राप्त होगा, जेली प्राप्त होगी। और यहाँ पर क्या है, जो द्रव है वो विलय अवस्था है, और विलायक अवस्था कौन सी है, ठोस। मतलब ठोस ज़्यादा मात्रा में अपन को लेना है, जो विलायक अवस्था है वो चीज़ अपन को ज़्यादा लेनी है, विलय अपन को कम लेना है। तो द्रव और ठोस को जब मिलाएंगे तो जेल या जेली बनेगी, और इसके उदाहरण है जेली, पनीर, ये इसके उदाहरण है। 8 नंबर पर देखिए, तो ठोस है। अब ठोस को ठोस में मिलाना है, तो इससे क्या प्राप्त होगा अपन को, ठोस सोल प्राप्त होगा। रंगीन दूध भी इसको कहते हैं, रंगीन दूध। तो इसके जो उदाहरण है, रंगीन रत्न, कांच, ये इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। तो गैस में गैस जब अपन मिलाते हैं तो इसको कोलाइड नहीं कह सकते अपन, इसको मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैस में गैस का आपको एग्जांपल दिया भी नहीं है, क्योंकि अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोलाइड के बारे में। और गैस में गैस मिलाना है तो इसको कोलाइड नहीं मानेंगे अपन, इसको क्या मानेंगे, मिश्रण कहेंगे। विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की सांद्रता के लिए यहाँ पर 2 सूत्र दिए हुए हैं आपको। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, तो विलय की द्रव्यमान के द्वारा जब प्रतिशतता निकाली जाती है, सांद्रता निकाली जाती है, तो उसके लिए सूत्र है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, सेकंड सूत्र आपको दिया हुआ है, विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये सूत्र यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो आइए चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं अपन। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण के रूप में। तो 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो विलयन की सांद्रता है पूछ रहा है, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें अपन को दी हुई है, विलेय भी दिया हुआ है, विलायक भी दिया हुआ है। तो विलायक कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम, और जो विलेय है वो जो है अपना नमक है वो कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। तो आइए चलते हैं हल की तरफ, अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ जो है, नमक जो है, उसका द्रव्यमान कितना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 40 ग्राम है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है विलायक जल का द्रव्यमान, जो विलायक है घोलने वाला है उसका है 320 ग्राम। तो यहाँ पर एक विलयन अपन को दिया हुआ है, तो अपन को हमें क्या करना है, पानी में या जल में क्या घोलना है, नमक घोलना है। नमक कितना है, 40 ग्राम है, मतलब विलेय कितना है, 40 ग्राम है, और विलायक या जल जो है जिसमें घोलना है अपन को वो कितना है, 320 ग्राम है। तो दोनों चीज़ों को घोल करके अपन ने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होता है टोटल विलयन का, तो विलयन में 2 चीज़ें हैं, एक तो विलेय है, एक विलायक है। अगर दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो कुल विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो विलयन के द्रव्यमान का सूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो है 40 ग्राम,
और विलायक का जो है वो 320 ग्राम है। 40 ग्राम नमक को अपन ने 320 ग्राम पानी में घोला है, तो टोटल कर लिया कितना आया, 360 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये आया अपने पास विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है अपन को। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अपन ने अभी सूत्र देखा, इस सूत्र को यहाँ पर रख दिया। और विलयन का द्रव्यमान कितना, विलेय का द्रव्यमान कितना है अपने पास, 40 है, तो हमने क्या किया, 40 रख दिया ऊपर। और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 360 है, इसको रख दिया अपन नीचे, इंटू 100 अपन ने ऐसा कैसे लगा दिया। जब इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 11.1% सांद्रता विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता अपन को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 40, 1 मिनट, इसको सोल्व आप कर सकते हो। ऊपर दिया हुआ है 40, नीचे दिया 360 इंटू 100, तो यहाँ पर जीरो से आप जीरो उड़ा सकते हो। ठीक है, ये 4 के पाइडे से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ऊपर वाला भी 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्या आएगा आंसर इसका, इसको मल्टीप्लाई करने में 10 to 10 100/9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100/9, और 100/9 को जब आप कैलकुलेट करोगे, 9 का भाग दोगे, तो आ जाएगा आपका 11.1%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल करना है आपको। यदि कोई मिश्रण आपको दे दिया जाए, तो मिश्रण को पृथक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों के बारे में जानेंगे अपन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिश्रण के पृथक करने के तरीके। सबसे पहला है वाष्पीकरण। मूल उद्देश्य यहाँ पर दे रखा है, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। तो देखो, जैसे पदार्थ जिनका ऐसा मिश्रण हो आपके पास जिसमें से एक पदार्थ कैसा हो, वाष्पीकृत होने वाला हो, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है उसमें से। ठीक है, तो एक पदार्थ यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, वाष्पीकृत होना ज़रूरी है, वाष्पीकरण हो सके जिसका, ऐसा पदार्थ होना यहाँ पर ज़रूरी है। सामग्री दी हुई है यहाँ पर, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी, बीकर, वॉच ग्लास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वॉच ग्लास में रह जाता है। मान लो कोई ऐसी डाई, कोई ऐसा रंग है, तो रंग आप और पानी को अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और उस रंग के पानी को यदि धूप में रख दिया जाए या उसको गर्म किया जाए, तो पानी क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा और शेष क्या बचेगा, रंग बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको पृथक कर सकते हैं। तो रंग को पानी में घोलने के बाद भी इस प्रकार से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ चित्र में भी आपको दिखाया हुआ है, एक वॉच प्लग लिया अपन ने, और वॉच प्लग मतलब एक कटोरे जैसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ जो है ये ली अपन ने। तो इसमें क्या किया अपन ने, पानी लिया थोड़ा, और पानी में क्या मिला रखी है अपन ने, स्याही मिला रखी है। और जब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है पूरी व्यवस्था को, यहाँ पर एक बर्नर आपको ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आग जलती रहती है, एक बीकर रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें अंदर पानी भरा हुआ है ताकि ये डायरेक्ट यहाँ पर इफेक्ट ना करे ये पानी। ये चीज़, ये जो ग्लास है, वॉच प्लग, ये गर्म ना हो, तो इस वजह से इसको व्यवस्था किया। ये पानी का बीकर नीचे रखा हुआ है, और जब इसको गर्म करते हैं तो ये पहले तो ये पानी गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा। अब इसके गर्म होने से क्या है, इसमें जितना पानी है वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और बाद में क्या रह जाएगा, ओनली यहाँ पर ये स्याही बची रह जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पानी को स्याही से अलग करने का प्रयास किया, काय के द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। क्योंकि गर्म करने पर क्या होगा, पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बचेगा क्या, स्याही बच जाएगी।
अब केंद्रीकरण अपना नेक्स्ट टॉपिक है। मूल उद्देश्य सिद्धांत। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये अपकेंद्रीकरण ही बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है, जिस चीज़ का अपकेंद्रीकरण करना है, जिस मिक्सचर को अलग करना है अपकेंद्रीकरण के द्वारा, उसको एक मशीन में रख दिया जाता है या फिर ऐसे उसको किसी प्रकार से घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है, जो उसके भारी कण हैं वो भारी कण तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको अलग किया जा सकता है। भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, जो हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, दूध से क्रीम पृथक करना। तो दूध से क्रीम पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की प्रक्रिया है। क्या तुम जानते हो किसी टोन्ड दूध तथा डबल टोन्ड दूध किसे कहते हैं? टोन्ड दूध और डबल टोन्ड दूध किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है आपको, एक परख नली दी हुई है। भारी कण नीचे बैठे हुए हैं, हल्के कण बीच में हैं और बहुत ही हल्के कण इसमें ऊपर हैं। इस परख नली के केंद्र की क्रिया हुई है तो उससे ये बना है। नेक्स्ट है, शराब, वाइन तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शराब, वाइन और रक्त को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रीम से मक्खन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े पानी में से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन जो होती है हमारी, उसमें जो कपड़े सुखाते हैं अपन ड्रायर में, तो ड्रायर में भी इसी प्रकार की अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को उपयोग में लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, वॉशिंग मशीन में कपड़े, ये हो गया था। देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या आपने देखा है कि आपके कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में के नीचे बैठ जाते हैं? क्या आप जानते हैं ये? तो धूल और मिट्टी के कण जो होते हैं वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें कपड़े साफ़ होते हैं तो अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है, कपड़े घूमते हैं और घूमने की वजह से क्या होती है, उन कपड़ों में जो गंदगी होती है वो अपकेंद्रीकरण के कारण निकल जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। पृथक्करण की बात करते हैं आगे। मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। तो पृथक्करण कीप के माध्यम से उन पदार्थों को अलग किया जाता है जो ऐसे कण जो अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील द्रव जो होते हैं उनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता और इसीलिए पृथक्करण की कीप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पृथककारी कीप का स्टॉप कार खोलने वाली दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पानी और तेल का पृथक्करण अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर अलग किया जाता है। कौन सी विधि में? इस विधि के अंतर्गत तो यही क्या है, पृथक्करण कीप है। और ये पृथक्करण कीप जो है किस प्रकार से काम करती है? पृथक्करण कीप में ऐसा होता है कि ऐसे पदार्थों जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको अलग किया जाता है। जैसे तेल है और पानी है, तो इसको अलग करना मुश्किल होता है, तेल और पानी को। तो तेल और पानी को कैसे अलग करें? तो इस प्रकार से करते हैं। ये पृथक्करण कीप है। इस पृथक्करण कीप में ये पृथक्करण कीप है। इस पृथक्करण कीप में क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को डाल दिया जाता है। जो तेल होता है वो ऊपर रह जाता है, जो पानी जो होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, स्टार्ट कॉर के यहाँ पर ये एक स्विच जैसा दिखाई देगा, ये इसको खोलते हैं। इसको खोलने पर क्या होगा, इस बीकर के अंदर से पहले तो क्या होगा, ये नीचे का जो पानी है ये पानी आएगा और इसमें भर जाएगा। उसके बाद जब पानी ख़त्म हो जाएगा तब इसको बंद कर देंगे। पानी ये वाला बीकर जो है इसको उठा करके अलग रख देंगे और इसको जब अलग रख देंगे तो पानी अलग बीकर में हो जाएगा, बचेगा क्या, तेल। अब दूसरा बीकर यहाँ पर लगा देंगे और इसको ऑन कर देंगे और ऑन करते ही क्या होगा, तेल आने लगेगा और तेल आकर के इस बीकर में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब भी तेल वाले बीकर को अलग रख देंगे। तो इस प्रकार से
पानी और तेल के मिक्सचर को इस विधि से अलग किया जा सकता है पृथककारी कीप की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो तरीका दे रखा है ऊर्ध्वपातन विधि। तो ऊर्ध्वपातन विधि से किस प्रकार के मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मूल सिद्धांत क्या है इसका। दो पदार्थों के बीच एक ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या करते हैं, ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जिसमें से एक पदार्थ सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाता है गर्म करने पर। तो दो पदार्थों के बीच पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए। ऊर्ध्वपातन का मतलब आपको पता होगा कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गर्म करने पर क्या होता है, कोई पदार्थ ऐसा है जो गर्म करने पर ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो, चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपन ने अमोनियम क्लोराइड साल्ट लिया। इस अमोनियम क्लोराइड साल्ट को बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं चाय में डिश में डाल करके। इसके ऊपर क्या किया अपन ने, क्या व्यवस्थित किया हुआ है, एक कीप रखी हुई है, उल्टी कीप रखी हुई है। अब इस कीप को रख करके यहाँ पर अपन इसको गर्म कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को, और अमोनियम क्लोराइड को अपन गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड की जो वाष्प है वो बनेगी, और यहाँ पर देखिए ये कीप की दीवारों पर यहाँ पर अंदर की तरफ से जमा हो रही है ये, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड की वाष्प है। और इन्वर्ट फनल कॉटन प्लग, ऊपर जो कॉटन प्लग लगा हुआ है, इस कॉटन प्लग में से आप इसको अपन रोक सकते हैं ताकि ये जितनी भी वाष्प बनेगी वो सारी यहाँ पर इकट्ठा हो सके। तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर रहे हैं। तो उदाहरण दे रखा है CH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है CH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। जो खाने का मिश्रण, जो खाने का जो नमक होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को अलग करने का यही तरीका है, उसको गर्म करो तो वो गैस बन करके उड़ जाएगा, ऊर्ध्वपातित होकर के उड़ जाएगा, और खाने का जो नमक है वो अलग हो जाएगा। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। तो इसको जब गर्म करेंगे तो ये जो नमक है ये शेष रह जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम गैस है वो वेपर बन करके, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों पदार्थों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग दिया हुआ है कपूर नेफ्थलीन की गोलियां, एंथ्रासिन और अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा आप अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।